नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा मूवी में दिखाए जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा कि आपने ऐसा कुछ पहले भी कहीं देखा है। बिल्कुल आपने सही गेस किया। यह फिल्म पूरी तरह से एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस वीरप्पन के जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, क्या आप जानते हैं कि इस इंसान ने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया था। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए बाकायदा सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता है कि इतना कुख्यात डाकू था कि इसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर क्या थी इसकी कहानी, आइए जानते हैं। अक्टूबर 2006 देश के सभी मीडिया चैनल से एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डाले, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन को नहीं पकड़ा जा सका। लोग इसी बात से हैरान थे कि आखिर वीरप्पन का एनकाउंटर कैसे हो सकता है। इस खबर पर किसी को भी यकीन नहीं था, लेकिन सच्चाई यही थी कि वीरप्पन का वाकई में एनकाउंटर हो चुका था। चंबल से लेकर दक्षिण भारत तक भारत में बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन को आखिर कौन नहीं जानता। लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर हुआ करता था। जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसके बारे में ये नहीं जानता था। काफी लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा दिया। हालांकि वीरप्पन जैसे डाकू को पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा जा सका। लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक मौका भी नहीं गंवाया। मौका पाते ही लगातार उस पर 338 राउंड की फायरिंग की, तब कहीं जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी तो वैसे 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब ये सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे उकसाया था, लेकिन जब ये स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। जिसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने पहले हाथी को मारा, जिसके बाद से ये जंगलों में ही पला बढ़ा। जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है कि हाथियों के सिर के ठीक बीचों बीच गोली मारा करता था। हाथियों को मारकर ये उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ियों की स्मगलिंग करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस इसे पकड़ने के लिए जाती थी तो यह भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह यह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया, लेकिन इसी बीच अगर कोई इसके खिलाफ जाता या कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता तो ये उसे सीधा मौत के घाट उतार दिया करता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण करता, फिर उनके परिवार वालों से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था, जो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने। इसीलिए उसने एक बार रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फिर 1997 में इसी जंगल में एक इंसान की आंख कान पर पट्टी बांधकर उसे घसीटते हुए इन जंगलों में लाया गया। उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्मों के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जैसे ये खबर बड़े बड़े न्यूज चैनलों को लगी कि कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर राजकुमार का अपहरण वीरप्पन के द्वारा कर लिया गया, तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अब वीरप्पन का नाम जानने लगे थे। वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी।
राजकुमार को छोड़ने की एवज में उसने 50 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आया, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उस जंगल को उससे बेहतर और कोई नहीं जानता था। लेकिन वीरप्पन यहाँ पर नहीं रुका। सन 2002 में उसने कर्नाटक के लिए एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया। मांग पूरी न होने पर वीरप्पन ने उन्हें मार दिया। इस समय वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे पकड़ने के लिए सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। आखिरकार सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2001 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाने के पीछे तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का हाथ था। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली, उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन विजय कुमार भी जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं। उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत थी। इसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन की गैंग में शामिल हो चुके थे। सबसे हैरत की बात यह है कि पत्तों के चरमराने से जानवरों की आवाज को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय के आदमी घुस चुके थे। वक्त बदलता जा रहा था। वीरप्पन के गैंग में लोग धीरे धीरे कम होने लगे थे। लेकिन इसी बीच विजय कुमार को यह पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो और कैमरे की मदद लेता था। वो अपना वीडियो शूट करवाता था, जिसके बाद जिस तक जो मैसेज पहुंचाना होता था वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथ में वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है और हो सकता है कि वो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए जल्द ही कुछ न कुछ करेगा। बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत ज्यादा परेशान था। उसका इलाज कराने के लिए वीरप्पन तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल हो गए थे, उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि अगर वो समय रहते अपना इलाज नहीं कराएगा तो उसकी आंख खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन एसटीएफ का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन की गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के लोगों ने वीरप्पन से कहा कि सड़क किनारे की एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन असलियत में कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और वार्डन विजय कुमार के आदमी थे। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो पापीरा पट्टी गांव में उसे वही एम्बुलेंस मिली। वीरप्पन और उसके कुछ साथी उस एम्बुलेंस में बैठ गए। एम्बुलेंस चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। इसी बीच ड्राइवर और वार्डन दोनों गाड़ी से निकलकर भाग गए। जहां पर गाड़ी रुकी हुई थी वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। गाड़ी जैसे ही रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इन 338 राउंड की फायरिंग में वीरप्पन को सिर्फ 2 ही गोलियां लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सकता। कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इंक्वायरी में पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी, लेकिन इसी बीच उसने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसका जवाब देते हुए पुलिस वालों को फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। इस किताब में उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से वीरप्पन को पकड़ा। दोस्तों, ये था दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन, और आज उसी की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो आज के समय एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो रही है। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प रोचक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।